अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसवाम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए और बिज़नेस एक्टिविटी को फ़रोग़ देने के लिए, यूटिलिटी बिल्स में कमी लाने के लिए और महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। बजट की आमद है, हुकूमत की क्या तरजीहात होंगी, नई हुकूमत बजट पेश करेगी या मौजूदा हुकूमत बजट पेश करके जाना चाहती है, इसमें इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, एक जमात चाहती है अक्टूबर में हो, एक जमात चाहती है और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उस पर इलेक्शन हो, इसमें सारे में कशमकश क्या है, क्या वजूहत है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, आप साबिक़ सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, उनके साथ मौजूद हैं चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सैयद हसन अली कादरी साहब, आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAB के और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है, क्योंकि बजट के इन दिनों में तो आमद होती है, हर तरफ से प्रपोजल मांगी जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत में और अपोजिशन में जो कशमकश है उसकी वजह से अभी तक कोई बात नहीं हो रही, लेकिन बजट तो आना है। आप समझते हैं ये मौजूदा हुकूमत बजट को पेश करके जाना चाहिए इसको? यूबी साहब, एक्चुअली हुकूमत का काम बजट पेश करना ज़रूर होता है, लेकिन बजट की तैयारी के लिए और बजट तरतीब देने के लिए और बजट की जो सजेशंस हैं और प्रपोजल्स हैं वो मांगने के लिए अदारे हैं, और वो अदारे पाकिस्तान के अदारे हैं और रियासत पाकिस्तान के अदारे हैं, और वो उनकी ज़िम्मेदारी है और वो अपना काम करते रहते हैं। हुकूमतें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन इस वक्त आपका जो सवाल है कि वो अदारे इतने फ़ाल नज़र नहीं आ रहे, वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, तो ये अदारे एक्चुअली इसलिए स्लो काम कर रहे हैं कि अभी अनसर्टनिटी है, और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो क्लैरिटी ना होने की वजह से कि क्या ये हुकूमत अपना टर्म पूरा कर पाएगी और ये हुकूमत बजट देगी, या कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बजट देगी। और चूँकि ये भी एक डिबेट चल रही है कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, और एक जमात तकाजा कर रही है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं और आप अगर एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत छोड़ दें, आप अपनी असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें, तो एक दिन पे भी इलेक्शन हो सकते हैं। और दूसरी जो तरफ हुकूमत है उनका ख्याल ये है कि चूँकि हमने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं और जो हमारी मईशत है वो बहुत मुश्किल में थी जिस वक्त हमें हुकूमत मिली, और हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और जो मुश्किल फ़ैसले थे वो कर लिए, और अब हमें कुछ वक्त मिल जाए ताकि वो जो मुश्किल फ़ैसलों के बाद थोड़ा सा टाइम गैप है इसमें हम कुछ बेहतर फैसले करके अवाम के एतमाद को बहाल करके और कुछ ऐसे फैसले कर सकें जिसके बाद हम अवाम के पास जाने की पोजीशन में हो जाएं। अगर आप डॉलर की डेप्रिसिएशन देखें और हमारी करेंसी को देखें, और जिस तरह से आपने कहा बिजली और गैस और यूटिलिटीज़ की कीमतों को देखें, और टैक्सीज़, और जिस तरह से आपने इंपोर्ट्स की बंदिश और उस बंदिश की वजह से जो मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज और उनकी प्राइसेस में इजाफा है, तो ये इसने इस सारे जो मामले ने अवाम की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल में डाल दी है। कोई शक नहीं। और गरीब आदमी और एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तनहादार हो या कारोबारी फ़र्द हो, उनकी ज़िंदगी इस वक्त खासी मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर इस हुकूमत को मौका मिल रहा है बजट पेश करने का, और वो अदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है बजट की तरतीब देनी, उनको सबसे पहले ये चाहिए कि बजट इस तरह से तश्कील दें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। इसका मकसद कोई सियासी नताइज नहीं होने चाहिए, बल्कि दयानतदारी से कोशिश करनी चाहिए। सियासी फ़ायदा तो आपको मिल ही जाएगा। आप इस वक्त देखें कि गवर्नमेंट की रिट ना होने की वजह से, अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बनी है, यूटिलिटी की प्राइसेस बनी हैं, तो उस इजाफे का अशिया की कीमतों पे एक इम्पेक्ट जाता है। सही। क्या वो इम्पेक्ट उतना ही गया है या हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है? इस बात को चेक करने के लिए हुकूमत के यहाँ कोई मैकेनिज्म हमें नज़र नहीं आया। ये पूरे साल में पॉलिसी नज़र आई है जो हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आई। और अगर आप सादा अल्फाज में आपके नाजरीन के लिए मैं ये कह सकूँ तो किसी जगह पे मुझे हुकूमत की कोई कारकर्दगी इस प्रस्पेक्टिव में नज़र नहीं आई कि आपने इस बात का जायज़ा लिया हो कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो चीज़ों में कितनी ज़्यादा
महंगाई होनी चाहिए थी और एक्चुअल कितनी हुई है। तो हमारी नज़र में बतौर एक आम आदमी के मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इजाफा है वो एक्चुअल इजाफे से बहुत ज़्यादा है। अच्छा चौधरी साहब, इन्फ्लेशन तो चलो महंगाई की वजह से हो रही है, टैक्सेस की वजह से जो बजट पेश किया उसके बाद मिनी बजट्स भी आए, उसकी वजह से भी कोई असरात हुए हैं आपके यहाँ चूँकि सैलाब आया और फ्लड ने हमारे जीडीपी ग्रोथ को अफेक्ट किया, और इसके साथ साथ जब हमने देखा कि हमारी पॉलिटिकल अनरेस्ट हुई तो उससे जो बिजनेसमैन का एतमाद था वो कम हुआ, तो इस सारे ने हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक प्रोसेस को स्लो किया। इस इकोनॉमिक प्रोसेस के स्लो होने की वजह से हमारी चूँकि ग्रोथ कम हुई, तो जब ग्रोथ कम हुई तो टैक्सेस कम इकट्ठे हुए, तो ये जो गैप आया IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए हमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़े, और वो टैक्सेस हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में लगाए, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब के सब आवाम पे उसका इंसिडेंस शिफ्ट हो जाता है। तो इसने भी फिर इस तरह से महंगाई जो को नए टैक्स भी किया। लगे वो भी अदालतों में है, लिटिगेशन में चले गए। उसमें से देखें जो जायदाद से टैक्स था, वो उसका जो गवर्नमेंट का रैशनल था वो ये था कि जो पैसा जायदाद में जाके प्रॉपर्टी में पार्क हो जाता है उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, और ये पैसे वहाँ पार्क रहते हैं, और इन पैसों की वजह से जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो हम इन पर टैक्सेस लगाएंगे ताकि ये हम वो पैसा जो बिजनेसमैन का लगा हुआ है उससे जितनी इनकम आ रही है उसके बराबर डीम्ड इनकम इस पर टैक्स करेंगे। अगर लोगों ने वहाँ अपना पैसा पार्क किया हुआ है तो उसकी कॉस्ट पे करें। तो ये कानून लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी गया, सिंध हाई कोर्ट के सामने भी गया। सिंध हाई कोर्ट ने इसको राई कॉटन के नीचे वैलिड कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की इनकम के तौर पे तस्वर की है, इसका जो है वो तस्वर जो है कानून से जो है वो मुतसादम है, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जो लेजिस्लेचर्स को तजवीज़ दी है कि आप इस कानून को ला सकते हैं, मगर इस तरह इसको तरमीम करके लेके आएँ और रीड्राफ्ट करें। तो अदालत ने अपने सजेशंस के साथ पिटीशन अलाउ किया। पूरे साल में जिस तरह बिजनेसमैन में, इंडस्ट्रियलिस्ट में बदइत्मादी फैली, कारोबार बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, जिनके टॉप 10 पे कंपनी थी वो बंद हो गई, ये सारी टैक्सेशन सिस्टम की वजह से थी या जो इंपोर्ट बंद की गई उनकी वजह से सारा? नहीं, यूबी साहब टैक्सेस की वजह से कभी भी इदारे बंद नहीं होते। टैक्सेस की वजह से ये बात ठीक है कि अदारों की सलाहियत, पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो जाती है और बिजनेसमैन के कैपिटल कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और उस वजह से उनकी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है, लेकिन कभी भी कारोबार जो है वो एज सच टैक्सेस की वजह से बंद नहीं होते। कारोबार बंद हुए हैं हमारे जो है वो स्टेट बैंक की जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट की एलसीज ओपन ना करने की उस वजह से, और वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगानी पड़ी कि अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना लगती तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, चूँकि हमारे पास जो डॉलर्स का रिज़र्व है वो उन अदायगियों के लिए ना काफ़ी था। अगर उसी तरह से अदायगियाँ होती तो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से मिलकर दो कैटेगरीज बनाई, एक एसेंशियल की, एक नॉन एसेंशियल की। नॉन एसेंशियल्स को तो एंड ब्लॉक कर दिया, और एसेंशियल्स के अंदर भी लोगों को फरवानी से या आप रेगुलर जो है इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि जो है वो उनकी ज़रूरत से समझ लें आधा या आधे से भी कम माल आता गया। तो जब आपके पास खाम माल नहीं होगा तो आप सनत को कैसे चलाएंगे? तो इस सनत को ना चलाने की वजह से फिर टैक्सेस भी कम मिले हैं गवर्नमेंट को, और इससे बेरोज़गारी भी हुई है, और इसकी वजह से जो है इस साल के टैक्स अहदाफ आप समझते हैं पूरे हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। हमारे जो इस वक्त आप देखें रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस की, वो कह रहे हैं कि आप 0.5% GDP ग्रोथ होगी, और जब ये साल शुरू हुआ था और पिछली जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4% GDP ग्रोथ के साथ ये बजट बनाया हुआ है। तो वो अदादो शुमार जो 3 से 4% GDP ग्रोथ के हिसाब से बनाए गए हैं, अगर 0.5% ग्रोथ होती है तो वो टारगेट्स कैसे पूरे हो सकते हैं? और जो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगी उसका इम्पैक्ट अलग है। तो इन सबको मिला के मैं समझता हूँ कि ये बजट पूरा करना FBR के लिए एक बहुत मुश्किल, बहुत कमरुज़्ज़मान साहब, टैक्स बार्स का अब जो किरदार अदा इस अप्रैल में, मई में बहुत ज़्यादा होता था, हुकूमत के साथ मिलकर बजट प्रपोजल देना, बजट को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाने, सेमिनार्स करवाने, वर्कशॉप्स करवानी। अब सारी आजकल बिल्कुल स्लो है। आपको टैक्स बार की तरफ से कोई प्रपोजल जारी हुकूमत को बजट के हवाले से, और आप बजट को देख किस रहे हैं? वाकई बजट ये हुकूमत पेश कर पाएगी? बहुत शुक्रिया यूबी साहब। पहली बात तो ये है कि जो हम प्रपोजल भेजते हैं हर साल वो इस वक्त भी उसमें तैयारी के मराहल में है।
और होपफुली इंशाल्लाह ईद के बाद हम उसको भेज देंगे। वो दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेफरेंस से दोनों हैं। और दूसरा आपने बात की कि जो इस वक्त हालात हैं गवर्नमेंट बजट दे सकती है या नहीं दे सकती। मेरा ख्याल है कि अभी जो हालात हैं इसमें ये कंटिन्यू करेंगे और बजट तो अल्टीमेट यही गवर्नमेंट देगी। जितना अब शॉर्ट स्पैन है उसमें इस वक्त हम किसी एक नए और तजर्बे के मुतामिल नहीं हो सकते और इसी सेटअप को ये कंटिन्यू करेंगे। और मेरा यानी यही वफाकी हुकूमत बजट पेश करेगी। उसमें जैसे अभी बात भी हो रही थी कि देखें गवर्नमेंट ने तो एक आगे फैक्ट्स एंड फिगर जो भी फाइनेंस को हेड कर रहा होता है उसने देनी है, लेकिन बेसिकली तो पीछे पूरी एक टीम है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, इस तरह FBR की टीम है। तो ये तमाम लोग मिलकर, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से आपके पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो उनसे आगे आप आगे आके तो कंप्लीट एक जो बजट प्रपोजल्स हैं वो बनाते हैं, फिर उस बजट को पेश करते हैं असम्बली में। उस पर फिर डिबेट होती है, तो फिर अल्टीमेटली एक्ट की सूरत में सामने आता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसमें जो इस वक्त की ज़रूरत है, देखें एक गवर्नमेंट को डिवैल्यूएशन का FBR को तो शायद फ़ायदा होता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसे डिवैल्यूएशन होती है तो पाक रुपीज़ में ज़ाहिर है ड्यूटीज़ टैक्सेस की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है। जो वहाँ असेसमेंट है सारी इंपोर्ट स्टेज पे भी वो ड्यूटी टैक्सेस की वो डॉलर की सूरत में ही होती है और अल्टीमेटली वो जितने % डॉलर में इंक्रीज़ आती है, डिवैल्यूएशन पाक रुपीज़ में होती है, उतनी हमारी उस पर आ जाती है। हम हमेशा जो कंपैरिजन करते हैं FBR की ओवरऑल कलेक्शन से या उसकी जो टैक्स जमा करने का, हम हमेशा पाक रुपीज़ में उसका कंपैरिजन करते हैं। हम अगर उसको थोड़ा सा इंटरनेशनली देखें और डॉलर के साथ उसका कंपैरिजन करें तो हमें जो फिगर बताई जा रही होती हैं कि पिछले क्वार्टर में हमने ये लिया था, अब इतने % बढ़ गया। एक्चुअली जब हम उसको देखते हैं तो वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से हमारा रेवेन्यू ऊपर जाता है। अच्छा, अब रही बात इस जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें तो आपको भी अंदाज़ा है कि इंपोर्ट की बंदिश की वजह से जो इनको रेवेन्यू आता था इंपोर्ट पे, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस आते थे, वो भी नहीं मिले। उस वजह से इनका टारगेट भी पूरा नहीं हो सका और अभी भी ये हालात शायद कंटिन्यू होंगे क्योंकि FBR की कोशिश है कि इंपोर्ट खुले, ठीक है, ताकि इनका रेवेन्यू बढ़े। FBR की कोशिश ये, हाँ। और जबकि ओवरऑल स्टेट बैंक की और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बाकी जो फाइनेंस को हेड कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको इंपोर्ट को ओपन किया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व इतना नहीं है कि हम उनकी पेमेंट्स कर सकें। वो वहाँ से कोशिश करते हैं कि हम इसको ग्रेजुअली स्लो इसको चलाएं ताकि जो हमारा फंड्स जितने अवेलेबल हैं हम उनको रोल करते जाएं, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में आ रहा है या फॉरेन एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी या रेमिटेंस की सूरत में भेजते हैं, तो हम उसी के साथ इसको रोल ओवर करते जाएं और इसी के साथ अभी फ़िलहाल इसको कंटिन्यू कर लें, ठीक है ना। तो ये अगर कंटिन्यूशन इसी तरह से इसको स्लो डाउन करके रखते हैं तो फिर तो ये इसको आसानी से जून तक ले जाएंगे और चीज़ों को अपनी कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर इसमें ये फौरी, अभी जैसे इन्होंने वो 31 मार्च तक को नोटिफिकेशन थे, उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया अभी, और अब उनके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि उन चीज़ों पे अब जो इंपोर्ट है वो अलाउ कर दी, जिस तरह कुछ गाड़ियाँ भी अभी इनकी हैं 350 चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की है, रेगुलेटरी ड्यूटी। अब अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर शायद हम एक दोबारा मुश्किल की सूरत हाल में चले जाएंगे कि हमारा जो फ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो एकदम से फिर बढ़ जाएगा। तो ये इसको शायद मैच करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरा तो ये तजवीज़ है गवर्नमेंट को कि अभी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट जहाँ आपने किया इनको करें, बल्कि इनको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे करें, ताकि आप जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं आती, आपके जो रिज़र्व्स हैं वो एक नॉर्मल हद तक नहीं चले जाते, उस वक्त तक आप ब्लैंक जो खास तौर पे जो पुरताइश जितनी चीज़ें हैं, लग्जरी आइटम। जी ब्रेक से जाने से पहले 21% पॉलिसी रेट हमने किया, 17% से 18% सेल टैक्स किया। ये बजट आने से पहले सब कुछ हो चुका है। बजट में क्या आप देख रहे हैं, वाकई ये शरह पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाएगा, सेल टैक्स का क्या कम होगा, या फिर इसको इसी तरीके से रखा जाएगा जब तक सेल टैक्स का नेट जो जमा होता है वो 4.5% है, फिर 18% करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौ साहब, देखें जो आपने अभी बात की ना कि इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल,
जी जी। उसमें तो 18% रेट आपने कर दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब बजट में इस रेट को बढ़ाने का कुछ जवाज़ है। ये तो हमने जो अब इस वक्त जो एक डेफिसिट था उसको बेसिकली कवर करने के लिए किया था, और अगर हम 18 को कंटिन्यू कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है यही सफिशेंट है, बजाय इसके कि हम इसको और बढ़ा दें। क्योंकि जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस का वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे, इसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, उतना ही महंगाई का जो तूफ़ान है। हाँ, अब देखें, जैसे अभी बात हो रही थी कि उस तनासब से महंगाई बढ़ी नहीं जिस तनासब से बढ़ा दी गई है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, गवर्नमेंट के पास इन्फोर्समेंट कोई नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि किस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बढ़ी है, उसमें कितना इजाफा हुआ है, और मार्केट में उसकी प्राइस हमने कितनी बढ़ा दी है। ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इससे ये होगा कि एक नया महंगाई का तूफ़ान आएगा अगर आप रेट को बढ़ाते हैं, तो एक नए सिरे से फिर, क्योंकि इससे तमाम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी। ख़ास तौर पे जब आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपकी तमाम ज़रूरियत ज़िंदगी और उसके साथ जितनी बिज़नेस की एक्टिविटी है वो तमाम की तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बिज़नेस की जो दो कॉस्ट हैं, बेसिकली प्राइम कॉस्ट है, एक डायरेक्ट मटीरियल की है, वो बढ़ती है अल्टीमेटली सेल्स टैक्स बढ़ने से। फिर उसके बाद आपकी एनर्जी की कॉस्ट है, जब वो बढ़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान वो होता है। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान पिछले इस टेन्योर में हुआ, उसमें यही एक्सपोर्टर के लिए प्रॉब्लम बनी कि हमारी जो पावर की प्राइसेस थी वो कंटिन्यूस बढ़ती रहीं। उसमें हम कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में पैसे बढ़ाते रहे, कभी हम क्वार्टरली टैरिफ की मद में बढ़ाते रहे, कभी हम किसी सरचार्ज हमने को लगा दिए। तो उससे हुआ क्या कि जो बिज़नेसमैन ने या एक्सपोर्टर ने अपनी एक प्रपोज़ल बनाई थी एक्सपोर्ट के लिए कि मैंने ये मेरी कॉस्टिंग है, मैंने इस पे बना के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, अब वो तमाम चीज़ों को उसको मीट करने के लिए मुश्किल हो गई। अच्छा, उसको थोड़ा सा जो वो एक कह लें सहारा मिला, या उसको एक्सपोर्ट आगे काम करने का थोड़ा सा जो एक मौका मिला, वो थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का एक डिफरेंस का जो उसको मिला फ़ायदा, कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो फॉरेन करेंसी में सारे हुए हैं, उस वजह से वो सर्वाइव कर गया। लेकिन अब अगर इसी तरह हमारी ये प्राइस इसी जगह रहती है फॉरेन एक्सचेंज की, और उसमें फ़र्दर डिवैल्यूएशन नहीं होती, और यहाँ से हम सेल्स टैक्स का रेट एक दफ़ा फिर बढ़ाते हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत हमारी रह गई है इस वक्त, ये भी खत्म हो जाएगी। ये भी एक डैमेज, इसको बहुत बड़ा डैमेज। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है सैयद हसन काजी साहब। आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी ICAP के और चेयरमैन है प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। हसन काजी साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, बजट 2023 की आमद है और बजट 2023 को हुकूमत किस तरह बेहतर बना सकती है, हुकूमत तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, जो आप बजट तरजीहात की बात कर रहे हैं, देखिए हुकूमती तरजीहात तो हमेशा से ही रही हैं कि बजट कलेक्ट किया जाए और डेफिसिट को एड्रेस किया जाए। और क्योंकि हमारी सूरत हाल यही रही है कि जो डेफिसिट बजट का रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि ह्यूज होता जा रहा है और मज़ीद ह्यूज होता जा रहा है। और अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो हमारा डेफिसिट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बात सर ये है कि ज़ाहिर तरजीहात तो ये होनी चाहिए कि फैसिलिटेशन को भी देखा जाए, बजट कलेक्शन की तरफ भी जाया जाए। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो करंट आपके टैक्स पेयर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, और ये ना हो कि आप करंट टैक्स पेयर्स पे बोझ लाते जाएं। जो आप पिछले सालों में करते आ रहे हैं गलती, वही आप करते रहें, और उस गलती की वजह से हमें मज़ीद नुकसान उठाना पड़े। तो मैं तो ये समझूंगा कि तरजीहात कुछ भी हो सकती हैं। और हाँ, ये बात भी एक मुकाबले गौर है कि जैसे कि 7E लगाया गया और बाकी चीज़ें हुई, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 7E वगैरह जैसे कानून बनाने से कई ज़्यादा बेहतर है कि आप इनकम स्लैब्स के मुताबिक टैक्स लें। जहाँ आपको नज़र आता है लाइफस्टाइल ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, उन लोगों से आप टैक्स रिकवर करें। आपको पता है, आपसे मुराद FBR है, FBR बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि किससे कैसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है और किसके पास किस किस्म का लाइफस्टाइल है, क्या एसेट्स वो ओन करते हैं। तो डेफिनेटली टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अगर चला जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि बजट में नए टैक्सेस की गुंजाइश मौजूद है या हुकूमत को BTB पर इंसार करना चाहिए? जी अयूब साहब, ये जो आपका सवाल है कि जी बजट में जो नए टैक्सेस हैं, आपने सवाल किया जी नए टैक्सेस जो हैं वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए BDP पे। देखें, बात ये है कि वो ये वाली मिसाल आई थी कि मरे हुए को और कितना मारेंगे। देखिए, आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी ख़त्म हो गई है और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। तो आप उनको क्या उनके साथ करना चाहते हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब जो है ना, सिवाय BTB के अगर कुछ किया गया तो शायद वो किसी सानहे की तरफ हम ना चले जाएँ। अल्लाह ताला सब आसानियाँ रखे सबके लिए, और मेरी दुआ यही है कि मुल्क हमें बड़ा प्यारा है और हमने तो यहीं हमारा रहना है, यहीं उठना है और यहीं हम सब ने दफन होना है।
तो बात ये देखिए जी, हमारे लिए तो ये मुल्क बहुत अहमियत का हामिल है, तो हम यही दुआ गो हैं। लेकिन बात है कि जो BTP है ना, अब अगर हमने BTP पर फोकस ना किया और हमने नए टैक्सेस लगाए तो शायद मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि आवाम के लिए। और जितना आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, ग्रोथ रेट आपका तकरीबन 1% से भी कम है, आधा % है, कहाँ 6% था, तो अब आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं चीज़ को। तो माज़रत के साथ अगर आप इसको स्टेबल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ब्रॉडनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सबसे ज़्यादा अहमियत ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की। हसन साहब, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और आइनी बहरान मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को बजट पेश करना किसी जुए शीर लाने से कम नहीं होगा। इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? जी यूबी साहब, ये जो आपने सवाल किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से आपका सवाल है, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो सूरत हाल इस वक्त है बजट के हवाले से और जो भी मामलात हुकूमत के चल रहे हैं, उसमें तो ये है कि अगर बजट की मैं बात करूं तो ये इसी तरह होगा हुकूमत के लिए कि ना उगले चैन और ना निगले चैन, ठीक है जी। तो उसमें तो हकीकतन सूरत हाल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मैं ज़्यादा तौर पे इसमें ये भी सोचता हूँ कि अब हुकूमत को ये चाहिए, अगर हुकूमत चाहती है कि ये बजट जो है सही तरह से पास हो और इम्प्लीमेंट हो, और हुकूमत ये भी चाहती है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि देखें हम एक इकोनॉमिक इसकी जहाँ बात करते हैं, तो जैसे हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने भी कहा था कि क्यों ना हम एक मुआशी अमल ऐसा करें कि जिसके अंदर हम ये कहें कि जी हम एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी लेके आना चाहते हैं जिसके ऊपर सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्री करें। मिसाक जमहूरियत तो आप कर लेते हैं, वो तो देखें अपने मतलब की बात है ना जी, मिसाक जमहूरियत कर लिया जाता है, लेकिन मिसाक मईशत जो है वो इंतहाई अहम है। अगर आप एक कॉमन पाकिस्तानी को जाके आज बाहर जाके पूछें कि भाई आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वक्ती तौर पे हो सकता है कि वो आपसे किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में बात कर रहा हो तो वो फील करेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और उससे गपशप लगाएं तो वो यही कहेगा कि भाई रोटी इतने की हो गई, घी का डब्बा इतने का हो गया, मैंने दवाई लानी थी माँ के लिए वो इतने की हो गई, पहले मैं 4000 की लाता था अब 8500 की हो गई, ठीक है, शुगर की दवाई। तो बात यह है कि जब वो बातें वो करेगा तो वो कहेगा जी हमें तो ये है कि जनाब ये तो ठीक करें ना, बाकी तो जो भी हुकूमत है नहीं है वो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमारे लिए पॉलिटिक्स शायद उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि अगेन हमें समझना पड़ेगा और हमारे सियासतदानों को भी ये समझना पड़ेगा कि देखें सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो हमारे लोग हैं और जो हमारी आवाम है उसके लिए क्या है। हमारी आवाम के लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि देखें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर होगी और सब मामला ठीक होंगे तो सब सही चलता रहेगा। अब मैं आपसे ही एक छोटा सा सवाल करता हूँ तो कि आप ही मुझे बताइए कि अगर आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है और मैं आपसे कहूँ जी आएँ आपको मीठा खिलाते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि जनाब हसन साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि देखिए वो ना कीजिए जो कि नहीं हो सकता, और कोशिश करें कि खुदारा बार बार जैसे कहा गया है मुख्तलिफ आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से कई बार कहा गया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएँ, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाएंगे। हसन साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि बजट भी लाजमी आना है और आवाम का एतमाद भी बहाल करना है, हुकूमती तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए अयूबी साहब, बात आपने बड़ी सही की है कि आवाम का एतमाद होना भी ज़रूरी है और बजट का आना भी ज़रूरी है। और जिन चैलेंजेस से हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है, ये हम नहीं कह सकते कि हुकूमत को फाइनेंसिस की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कहना शायद गलत होगा और बिल्कुल बरक्स होगा हक़ाइक़ के। और हमें बीइंग एक जो पाकिस्तानी और जिस जगह हम काम कर रहे हैं जिस चीज़ों को समझते हैं, हमें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखें इसके साथ साथ जो आवाम का एतमाद है वो भी ज़रूरी है। और देखें आवाम का एतमाद तभी आएगा जब आप कुछ चीज़ें बेहतर करेंगे, और कुछ चीज़ें आप तब बेहतर करेंगे जब आप आवाम को कोई ना कोई फ़वाइद देंगे टैक्स के हवाले से। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि आप बिज़नेस को फैसिलिटेट करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करेंगे। देखिए हम बीइंग वन ऑफ द लीगल कंसल्टेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चैम्बर को भी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और करते आए और करते रहेंगे। और हम ये कहेंगे कि जो हमारे जितने भी कारोबारी दोस्त हैं और हजरात हैं, हम कतई तौर पे आपसे ये कतई तौर पे नहीं कहते कि आप हमसे टैक्सेस ना लें, आप ज़रूर टैक्स लें, लेकिन खुदारा हमें चोर ना कहें, लेकिन खुदारा ये ना कहें कि जी हम जो हैं आपके साथ चलना नहीं चाहते। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख़ में मैं ये कहूँगा आएँ, बैठें, बात करें, मिल के इस मसले का हल निकालें।
ख़ुद बैठ के मसले का हल जो है हम पे इम्पोज़ ना करें। इम्पोज़ करने से मामला और ख़राब हो जाएगा। आ जाएं, बैठें, बात करें, डिस्कस करें और मसले का हल निकालें। जी बहुत शुक्रिया हसन अल कादरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, अगर ऐसी सूरत हाल, चलो वफाकी हुकूमत बजट पेश करती है, लेकिन जो गुम बगो की सूरत हाल है, बिजनेस एक्टिविटी हैं, जिस तरह टैक्सेस हैं, दूसरे पाबंदियां हैं, एक्सपोर्ट का मसला है, ऐसी सूरत हाल में फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा बजट पेश करना? अगर हुकूमत बजट पेश भी करती है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? यूबी साहब देखें, एक तो आपका सवाल है कि क्या होना चाहिए और दूसरा कि हुकूमत क्या करेगी। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। इस वक्त अगर बजट करंट हुकूमत पेश कर रही है तो डेफिनेटली उनकी ज़्यादा जो है वो तवज्जो होगी सब्सिडी की तरफ, और अगर ये सब्सिडी को भी आप टारगेट करके सब्सिडी दें तो आम आदमी को इसका रिलीफ मिल जाता है। जी जी। ये हुकूमत चूँकि हर सूरत अक्टूबर तक तो इलेक्शन है ही है, तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो तो होगी 3-4 महीने में जो तरक्याती काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बजट को ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए और इस रकम को, क्योंकि जो बजट होता है ना यूबी साहब, ये 1 साल के लिए आपकी मालियाती वसूलियाँ और अखराजात का तखमीना होता है। तो ये जो करंट ईयर चल रहा है इसमें जो डेफिसिट था वो, जैसे आपने चौधरी साहब से भी क्वेश्चन किया कि इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के और यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा के इस साल का तखमीना पूरा हो गया। तो अब जब हम अगले साल के लिए अपना तखमीना लगा रहे होंगे ना जी अखराजात का और आमदन का, तो उस वक्त हमें ये हमारे ऊपर कदगन नहीं होगी कि हमने टैक्स रेट बढ़ाने हैं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब रवा साल में आपने जो आपने तखमीना जात रखे होते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते, जब आपके एस्टीमेट्स आपके लाइकली टू बी अचीव नहीं हो रहे होते, तो फिर आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगले साल के अंदर जो टैक्स बार का रोल है और जो हमारी टैक्स बार एसोसिएशन कर भी रही हैं, जिस तरह चौधरी साहब ने आपको बताया कि हमारी बजट प्रपोजल कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं और उसमें डिस्कशंस हो रही हैं और प्रपोजल हमारी जो डोमेस्टिक बार्स हैं उनसे भी आ रही हैं। तो हमने जो इस वक्त एजेंडे के ऊपर आइटम्स रखी हुई हैं, अगर मैं आपको उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दूँ तो हमारी कोशिश ये है कि हम टैक्स के निज़ाम को सादा से सादा तरीन करने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करें। ठीक है। इसके साथ साथ टैक्स ब्रॉडनिंग के लिए हम अपना किरदार अदा करें और जहाँ कवानीन में कोई एनॉमलीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हमने हार्डशिप जिधर जिधर कवानीन की वजह से आ रही है उनमें, जिस तरह के आप देखें इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और जो इस वक्त हमारे आपके मार्कअप के रेट्स और पॉलिसी रेट और जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एफबीआर जो है इस डीवैल्यूएशन का जो उन्होंने फ़ायदा एक पीरियड में उठाया है तो दूसरे पीरियड में बिजनेसमैन को वापस करें। तो वापस करने का तरीकाकार ये है कि जो ड्यू रिफंड्स हैं वो बिजनेसमैन को वापस मिलने चाहिए ताकि उनका कैपिटल इनेबल हो जाए। इसके साथ जो मिनिमम पेमेंट्स हैं उसके ऊपर तवज्जो कम होनी चाहिए और इसी तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको इतने इनपुट मिलेंगे, इतने इनपुट नहीं मिलेंगे, इन चीज़ों की आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, इन चीज़ों की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो हमने जो है ना प्रपोजल्स तैयार की हैं जिसमें हम समझते हैं कि अगर एफबीआर उसको कंसिडर करे और गवर्नमेंट से इसको थ्रू करवाए तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली बिजनेसमैन को जाएगा और आवाम के ऊपर असरात कम। जब बिजनेसमैन के पास देखें एक स्पेस होती है तो वो फिर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, उसमें से टैक्सेस भी निकलते हैं, उसमें से एम्प्लॉयमेंट्स भी निकलती है, उसके अंदर से उसके प्रॉफिट्स की फर्दर सर्कुलेशन भी होती है। तो इकानमी जो है इसी तरह से सोसाइटी के अंदर चलता है। मुईशत का पहिया अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बिजनेसमैन को ईज़ करना पड़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी इस बजट में और यकीनन शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं उन पे हमारी तवज्जो ज़्यादा होगी। किसी न किसी सेक्टर को फोकस किया जाता है हर बजट में। इस साल में आप क्या समझते हैं कौन सा सेक्टर होगा? हमारे यहाँ जो चीज़ हमें अब तक हम समझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर वो हम गुड्स की साइड पे जाएं तो चूँकि उसमें कैपेसिटी का इशू है तो वो हमारी जो कैपेसिटी है वहाँ एक ख़ास जगह पे जाकर रुक जाती है। आल्दो के आजकल तो ये जो इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से नहीं चल रही,
तो जो प्रायोरिटी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए और सर्विसेज होनी चाहिए। सही। आईटी की सर्विसेज कर लें, या आपकी आईटी से रिलेटेड जिस तरह हमारी लॉ की सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, आर्किटेक्चर सर्विसेज हैं, सेक्टर को किया था, इस दफ़ा आईटी को कर लें। हाँ जी, आईटी तो हमारी बहरहाल एक बैकबोन इकानमी की आने वाले वक्त में बनेगी और इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक यूथ है, जी, हमें जो है अपनी यूथ को भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास कम तालीम याफ्ता हैं, या जो उनको हमें जो है अपने टेक्निकल कोर्सेज करवा के, तो मिडल ईस्ट की मार्केट के अंदर जैसे कि कतर, सऊदी अरेबिया, आईटी से जरिए कितना पैसा जी, अगर ये छोटे छोटे जिस तरह टेफ्टा का इदारा है और इस तरह से और हमारे पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका वर्कर जो है वो सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई की मार्केट में जो जाता है बिल्कुल अनट्रेंड या थोड़ी मालूमात के साथ, तो वो उसे उतना डिलीवर नहीं कर पाता, तो रिवार्ड भी नहीं मिलता और फिर एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। और इसी तरह हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोर्सेज करवा के और वहाँ पे बड़े जदीद टूल्स होते हैं, उन टूल्स के इस्तेमाल की अवेयरनेस दे के तो एक्सपोर्ट की है। हमें अपने जो हमारा यूथ है इसको भी एक्सपोर्ट करना चाहिए, अपने ब्रदरली रिलेशंस डेवलप करके अपने साउथ एशिया के अंदर। तो हमारे पास पोटेंशियल है, हमसे 4 से 5 मिलियन यूथ अपनी अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो हम दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, डॉलरों का मसाइल है इसको 2-3 साल में हल हो सकता है जी। अगर ये हम अपनी यूथ को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारे रिमिटेंसेस जो हैं वो एवरेज इस वक्त 2 से 2.5 बिलियन पर मंथ और तकरीबन 25 से 30 बिलियन सालाना है, तो हम इसको आराम से इंशाल्लाह डबल कर सकते हैं। जबकि अगर हम एक्सपोर्ट गुड्स की करना चाहें तो उसमें हम डबल करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ब्रदरली रिलेशंस विद द साउथ एशियन कंट्रीज और अच्छे ट्रेंड, वेल बिहेव्ड जो हमारे वर्कर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके दोबारा आऊँगा। जो ब्लॉक बन रहे हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत को किस तरह उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन मैं चौधरी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। कमर साहब, पिछले साल जो बजट पेश हुआ 7,470 अरब रुपये का बजट रखा गया टारगेट, जिसको 70 अरब रुपये बढ़ा के 6,740 अरब रुपये कर दिया गया। जो तखमीना था कुल 10,000 से 12,500 अरब तक चला गया। इसका जो ये आने वाला बजट है, आप समझते हैं 20,000 अरब रुपये पे कुल तखमीना जाएगा और टारगेट कहाँ तक जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 20,000 का हमें तखमीना लगाना भी चाहिए, हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए। पहले तो ये देखिए ना कि आपका एक बहुत बड़ा जो हमारा बेसिक सेक्टर है एग्रीकल्चर का, जी, जिसका इस वक्त जो हमारा फ्लड की सिचुएशन आई उसकी वजह से बहुत सारे एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रूट्स थे उसको बड़ा नुकसान पहुंचा, जो बलूचिस्तान के एरिया में था। फिर सिंध के एरिया में जितनी हमारी क्रॉप आती थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। केपी में बहुत सारा फ्रूट का एरिया जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक हो के तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। और इस फ्लड की सिचुएशन की वजह से अभी आपको पता है कि जो उस वक्त नुकसान हुआ, अभी तक वो ज़मीनें, बहुत सारे एरिया, सिंध का ख़ास तौर पे जो एरिया, अभी तक भी वहाँ पे पानी खड़ा है, वहाँ अभी तक फसल नहीं हो सकी। तो अब हमें पहले तो अपना जो बेसिक, चूँकि हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बड़ी वर्क फोर्स है आज भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, और जितना हमारा ख़ास तौर पे रूरल एरिया, गांव के एरिया के लोग हैं वो इसी से वाबस्ता हैं। हमें इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लाना होगा। और हमारा जो इस वक्त इंपोर्ट हम मुख्तलिफ़ अजनास की करते हैं, जिसमें गंदम भी है, जिसमें दालें भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इन तमाम चीज़ों को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा के, सबसे पहले तो ये जो एक फॉरेन एक्सचेंज आता है कि हम एक एग्रो बेस्ड कंट्री हैं और हम एग्री की चीज़ें ही इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी इससे रिलेटेड है। फिर दूसरा जो है इससे रिलेटेड वेटरनरी से रिलेटेड है, बहुत सारे दूध हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो खुश्क दूध की सूरत में है चाहे दूसरे हैं, हमें अपनी इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है। और तीसरा, जब हम इस अपने शोबे को बेहतर करेंगे तो इसके साथ साथ जब इंपोर्ट इन चीज़ों की कम होगी तो एक्सचेंज का अल्टीमेटली हमारा फ़र्क पड़ेगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हम अगर अपनी सही मानों में एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी सही तरह से प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन करें तो हम तो एक्सपोर्ट एक कंट्री बन सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे पास इस वक्त टूल है वो, इसमें कोई शक नहीं, जो अभी जाहिद साहब ने भी बात की कि टेक्निकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हमें इसको जो पहले हम इसको शायद शुरू कर रहे हैं मैट्रिक के बाद,
ये हमें मिडिल के बाद इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और इसमें साल 2 साल की जो एजुकेशन है वो दे जब आपके पास नौकरियां नहीं है तो लेबर है, स्किल लेबर है, इसको बाहर निकालें, जितने मैक्सिमम निकालें। अब देखें ना कि हम मैट्रिक के बाद 3 साल का एक डिप्लोमा कराते हैं, तो 3 साल के बाद वो फिर जाके कहीं बच्चा मार्केट में जाता है और फिर वो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वाई नॉट, अगर उसको हम 8वीं क्लास के बाद 2 साल का कराएं और जाए उसको भेजें बाहर, ठीक है ना। जिन मुल्कों ने अपनी वर्क फोर्स को बाहर भेजा, फॉरेन एक्सचेंज कमाया, उसमें आपकी मिसाल सबसे आगे बांग्लादेश की आप एग्जांपल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें, तो वो हमसे इस मामले में बहुत आगे हैं। फिर अभी शायद मैं तो समझता हूँ कि हम आईटी के शोबे में बड़े पीछे हैं, और इसमें 2 अरब डॉलर सिर्फ उसके हम कुछ भी नहीं है, IT पीनट है। मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ है। जितना बड़ा मुल्क है और जितनी बड़ी हमारे पास वर्क फोर्स है, 77 हम अरब उसको डॉलर तो प्रॉपर उनका है यूटिलाइजेशन नहीं बांग्लादेश कर का। रहे। अच्छा, उसमें ना एक मैं समझता हूँ कि ये जितने लोगों ने बेचारों ने काम किया, इन्होंने सेल्फ बेस पे ही काम किया, अपनी मदद आपके तहत ही, इसमें कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बजट में स्पेशली ख़ास तौर पे इन 2 शोबाजात के लिए, एग्रीकल्चर और आपकी आईटी, इन दोनों शोबों में फोकस करके इनको फैसिलिटी दें, इनको प्रायोरिटाइज़ करें। इनके लिए आपने अगर कोई जिन लोगों को ट्रेन करना है आईटी के लिए, उन लोगों के लिए आप बजाय आप सब्सिडी का पैसा कभी पेट्रोल पे ज़ाया करते हैं, कभी डीजल पे ज़ाया करते हैं, कभी गंदम पे नौजवान को ऊपर खर्च करें, वो इन नौजवानों पे हम खर्च करें। सही कह रहे हैं। इनको हम ट्रेन करें, इनके लिए जो बच्चा इसमें जाके एडमिशन लेता है, या हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही, प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम इनकरेज करें कि वो अपने कैंपसेस में ये अलाउ करें उनको, और जो टेवटा है उसका हम दायरा कार बढ़ाएं। वो लोगों को हम ट्रेन करके मैक्सिमम लेवल पे हम अपनी अगले 2-3 साल में एक वर्क फोर्स तैयार करें और उसको पूरी दुनिया में भेजें। हम देखिए पूरी दुनिया में यही होता है, हम शायद उन वाहिद मुल्कों में, चंद एक मुल्कों में से हैं जो अपनी अनस्किल्ड लेबर को बाहर भेजते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा और स्किल्ड लेबर को हम, पहले तो बात है, स्किल देते ही नहीं है। अगर स्किल्ड लेबर भेजते भी हैं तो उसकी हमारी क्वालिटी इतनी लो होती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। वो अगर एक बंदा बाहर जाके दूसरे मुल्क का $1000 कमाता है तो हमारा बेचारा $500 पे काम कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। चौधरी कमर साहब, पॉलिसियों का हमेशा तसलसल नहीं रहा। हर बंदे की यही शिकायत होती है तो पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मीडियम टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत की? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैंने लास्ट भी आपके एक प्रोग्राम के तवज्जो से बात की थी कि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। वो किसी गवर्नमेंट की तब्दीली से, किसी शख्स के आने जाने से, किसी भी इवेंट के साथ उसको तब्दीली नहीं होनी चाहिए। वो एक आप स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाएं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम आपकी जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे उसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम लोगों को एक अक्रॉस द बोर्ड बैठें, एक दफ़ा एक पॉलिसी बनाए 10 साल के लिए, और उस 10 साल की पॉलिसी को गवर्नमेंट भले हर महीने चेंज कर दें, लेकिन वो पॉलिसी नहीं है। वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करके तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें बिजनेस मैन भी शामिल हो, यानी उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स या रिप्रेजेंटेटिव हों, इसी तरह गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हो, फाइनेंस के लोग भी, इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक लीगल फ्रेटर्निटी को हमारे लोग भी, तमाम लोग मिल के अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बनाएं। उसके ऊपर फिर एक कौम बन के सिर्फ हम बिल्कुल सही बात, स्ट्रेट फॉरवर्डली उसके ऊपर फोकस करके हम चलें और एक टाइम फ्रेम के मुताबिक उससे अपने रिजल्ट लें। अगर दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बात की ना गवर्नमेंट की, देखें ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ भी आई है ना, वहाँ उनका बेड़ा गर्क किया है। हमारा तो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमें कौम बनने की ज़रूरत है। हमें इस मुल्क को बचाना है तो कौम बनना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, एक दफ़ा एक गवर्नमेंट आ जाए, वो अपना जो उसका एक टन्योर है वो पूरा करे 5 साल। फिर ये नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे दिन एक मुंह उठाए आके सड़क पे आके शुरू कर देते यार, ये काम नहीं होना चाहिए। हुकूमत में तसलसल होना चाहिए, पॉलिसियाँ फिर ही बन सकेंगी। ज़्यादा तक चौधरी साहब, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, अब पाकिस्तान में चलो हमारे मसाइल तो हैं, लेकिन दुनिया भी बदल रही है। अब देखा जाए तो वो ईरान, सऊदीया, चाइना, रूस, ब्राज़ील, ये सारे ममालिक अब अपनी करेंसी को तब्दील करने का माहदा कर रहा है चाइना। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्या आप बाद नज़र में आप क्या देखते हैं? यूबी साहब, अर्ज़ ये है कि दुनिया के जितने ममालिक हैं जी वो अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहते हैं। ये जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त एक डेट की सूरत में फंसा हुआ है, और हमारा जो है इंटरनल डेट भी है, एक्सटर्नल डेट भी है, और
इसी तरह से दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार हैं। जी जी। और अगर हम पूरी दुनिया का एक ग्लोबल जायज़ा लें तो इस वक्त जो ओवरऑल दुनिया की इकॉनमी है वो रिसेशन में जा रही है। तो इसको रिसेशन से निकालने के लिए जो है मुल्कों के आपस में ग्रुप्स बनते भी हैं और ग्रुप्स टूटते भी हैं। जी जी। बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल है वो ताकत का इस्तेमाल है। सही। और इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं और दूसरी तरफ चाइना और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं। थानेदार की जंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। और रशिया जो है वो आप समझते हैं कि टर्की, रशिया, अफगानिस्तान और अब आप देखें सऊदी अरब और ईरान की सुलह, ये भी एक आपको मुआहदा भी हो चुका है जी सर। 2011 के बाद अब आप देखें कि इस वक्त एक ईरान का डेलीगेशन जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो रियाज पहुंचा हुआ है और जिसके अंदर उन्होंने सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को बैठा के जो वहाँ की सिविल वॉर है और जो उनकी सारी ख़त्म कर रहे हैं और कंसेंसस हो रहा है और इसके पीछे चाइना, एवरीबडी नोस। तो ये रशिया, चाइना, टर्की और जो ये सऊदी अरब, अफगानिस्तान का ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा नज़र आता है और पाकिस्तान चूँकि अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कंफर्टेबल है। और फिर आप चले जाते हैं दूसरी तरफ के जो हमारे पास वेपन्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है और जो जंगी सामान है वो हमने सारा फ्रांस, यूरोप और अमेरिका से लिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उनके मुताज हैं और अगर हम अपने रियल टर्म में फ़ायदे को देखें तो इसके लिए हमें इस इत्तेहाद की तरफ आने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से मुल्क अपने फ़ायदे सोचते हैं। तो बहरहाल आपका क्वेश्चन ठीक है कि दुनिया में नया ब्लॉक बन रहा है और इस वक्त बड़े विजडम की ज़रूरत है और पाकिस्तान की तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। अगर सिमत गलत हो गई तो उनकी फिर आने वाली नस्लें जो हैं उनको कभी माफ़। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, कमरुज़्ज़मान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सैयद हसन अल कादर साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल लीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।